ये इंपॉर्टेंट बातें जो ना ऐसे ही निकल गई। क्या ये अगला टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद रखिएगा पॉइंट, क्लास में जो काम आप लिखते हैं समझ के, जो भी काम आप क्लास के दौरान लिखते हैं, टीचर आपको लिखवाते हैं, वो आप समझते हैं, उससे बेहतरीन नोट्स दुनिया में कोई से भी नहीं होता है। ये मैंने आपको राज की बात बता दी, हालांकि इसके लिए मुझे फ़ीस लेनी चाहिए अलग से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्लास में आप जो भी काम करते हैं याद रखिएगा कि वही सबसे बेहतरीन नोट्स आपके होते हैं। उसकी मैं वजह बताऊँ, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा इसको घर पे जाके आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूरा याद आ जाएगा, क्योंकि आपने समझा होता है, लिखा होता है। लेकिन अगर आपने टॉपिक यहाँ समझा है, नोट्स आपने किसी और कंपनी के ले लिए, तो फिर क्या होगा, फिर मैचिंग नहीं होगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पे ये नोटेशन कौन सी आ गई, ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, ये रेफरेंस कौन सा हो गया, हालांकि टॉपिक वही होगा। तो ये पॉइंट की बात याद रखें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कानून बकाए मेयार हरकत। क्या कानून बकाए मेयारी नहीं, मेयार हरकत। इसको मेयार हरकत कहते हैं ना, खत्ती मेयार हरकत। हरकत का मेयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उसका कानून है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कानून को समझें, कानून तो बहुत ही सिंपल है। वो ये बयान करता है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। सिंपल है, ये किसी भी निज़ाम का जो कुल मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। स्टेटमेंट लिख लें पहले। लेकिन दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिखिए ज़बानी तौर पर, दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट। अब नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमास में तरीका है कानून लिखने का। कानून लिखने का तरीका पहले भी समझा, एक दफ़ा फिर सुनिए। आप क्या लिखते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट। ये कानून बयान करता है कि यहाँ कॉमा डालते हैं, कॉमा डालने के बाद नई लाइन पर आते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, या इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्या लिखते हैं, द टोटल। फिर उसके बाद स्टेटमेंट चलेगी, आपकी स्टेटमेंट चलती जाएगी, और फिर आपको पता है ना, इस तरह से फिर वो जहाँ भी कंप्लीट होना होगा कंप्लीट हो जाएगी, और आखिर में क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। क्या लिखा, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन, ये आर्टिकल है, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, अलग थलग निज़ाम, अलहदा निज़ाम। आइसोलेटेड सिस्टम always remains constant, कि किसी भी निज़ाम का जो कुल मेयार हरकत है, टोटल मोमेंटम, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। हालांकि इंडिविजुअल मोमेंटम तो बॉडीज़ के चेंज हो जाते हैं, जो अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल मोमेंटम, इंफरादी मेयार हरकत, लेकिन जो टोटल है वो कभी चेंज नहीं होता। इस बात को हम एक मिसाल से पहले समझेंगे, फिर इसे हम प्रूव करेंगे बाकायदा। पहले मिसाल से समझते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बॉडीज़ आपस में तो टकराती हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स उन पर नहीं लगती। यानी दो बॉडीज़ आपस में टकरा रही, एक सिस्टम बन गया, निज़ाम बन गया। निज़ाम के लिए कम से कम कितनी बॉडीज़ होनी चाहिए, दो बॉडीज़ आपस में टकरा रही हैं, तो आपस में तो फोर्स लगा सकती हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स उन पर अमल ना करें, तब वो बन जाता है कौन सा निज़ाम, आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। समझ रहे बात को, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें हम दो बॉडीज़ लेते हैं। फर्स्ट कर लें कि फर्स्ट बॉडी बिलियर्ड बॉल, दूसरी बिलियर्ड बॉल। फर्स्ट कर लें इसका जो मोमेंटम को हम पीछे शो करते थे ना, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो मोमेंटम है वो P1, फर्स्ट कीजिए 10 न्यूटन सेकंड है। कितना, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी बॉल भी मूव कर रही है। फर्स्ट कर लें कि उसका जो मोमेंटम है पहले के मुकाबले में कम है, डेट इज़ 7 न्यूटन सेकंड। कितनी, 7। अब बताइए टकराव अभी हुआ नहीं है, टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम निकालिए। ये ऐसी, ये आप लिखिएगा नहीं, तो मैं आपको समझाने के लिए पहले बैकग्राउंड बना रहे हैं ना। उसके बाद क्या होगा, P1 प्लस P2, तो क्या आ जाएगा बताइए, 10 प्लस 7, तो क्या बन गया 17। तो टोटल मोमेंटम टकराने से पहले, इसको टोटल इनिशियल मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, टोटल। अच्छा बताएं क्या इनमें टकराव होगा, पहली बात तो ये बताइए, क्यों, वो तो आगे जा रही है बॉल, ये उसके पीछे जा रही है, टकराव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी या मास ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मोमेंटम क्या है, कम है। तो एक वक्त आएगा कि बॉडी उससे जाके टकरा, आगे वाली कार स्लो स्पीड के साथ हो, पीछे वाली कार ज़्यादा मोमेंटम के साथ आ रही हो, तो क्या होगा, टकराव बिलाखिर हो ही जाएगा। नहीं समझे बात को, तो एक वक्त आएगा कि दिस बॉल स्ट्राइक विद द
अदर बॉल, दूसरी बॉल से टकराएगी। अच्छा, जब ये पहली बॉल दूसरी बॉल से टकराएगी तो पहली बॉल का मोमेंटम कम हो जाएगा और दूसरी बॉल का मोमेंटम, ये बात तो हम समझ में सोचने वाली बात ही नहीं है। तो टकराव के बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो देखिए आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या है, टकराव। टकराने के बाद जो पहली बॉल है इसका मोमेंटम चेंज होके इसको हम डैश से शो करेंगे, P1 डैश फाइनल मोमेंटम 10 से कम हो जाएगा। फर्स्ट कर लेंगे, ये हो गया 8 न्यूटन सेकंड। कितना हो गया, बल्कि 8 नहीं, इसको क्या कर लें 5 कर लेते हैं, 5 न्यूटन सेकंड हो गया टकराने की। और इसका कम हो गया और इसका बढ़ जाएगा। बताइए इसका कितना हो जाएगा। इसी के अंदर वो राज की बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इसके आंसर में छुपा हुआ है। बताइए इसका मोमेंटम 7 से बढ़ जाएगा ना, बढ़कर कितना हो जाएगा, 12 होगा। शाबाश, कितना हो जाएगा 12। अब कैसे पहचान, अरे टोटल करो ना, पहले टोटल कितना था 17 था, अब दोबारा टोटल करें। अच्छा 17 में से 5 निकालेंगे, माइनस नहीं करें, प्लस करें। P1 डैश प्लस P2 डैश, P1 डैश कितना है 5 और P2 डैश 12 है, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 17। इसका मतलब है टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वही टोटल मोमेंटम टकराने के, टोटल चेंज नहीं हुआ, इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो गया। इसका 10 से कम होकर 5 हो गया, इसका 7 से बढ़कर 12 हो गया, लेकिन जो टोटल मोमेंटम था वो कांस्टेंट रहा। ये है कानून कि टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, या इसको यूँ भी बोलते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इस कानून को इस तरह भी लिखा जाता है। ओके, अब इसका हम प्रूफ देंगे, हेडिंग डालें प्रूफ। अब साबित करना है तो मिसाल दिए समझाएं। फुल स्टॉप आ गया, स्टेटमेंट हो गई ना, अब उसके बाद प्रूफ है, सबूत, क्योंकि इम्तिहान में प्रूफ पूछते हैं, मांगते हैं आपसे, साबित करें कैसे। इसके लिए आपको एक पैराग्राफ वो लिखना होगा, ठीक है। लिखें कंसीडर 2 बॉडीज़, कंसीडर नहीं लाइन से पैराग्राफ लिख लें प्लीज़। कंसीडर मेरे साथ साथ लिखें, TWO2 आएगा, याद है TWO, कंसीडर 2 बॉडीज ऑफ मासेस M1 एंड M2, ऑफ मासेस M1 एंड M2 मूविंग। अरे नहीं, मास का जिक्र कर रहे हैं ना हम अभी, वो तो आपको समझाने के लिए मिसाल दी है। मासेस M1 M2 मूविंग, जुमला जारी है, moving with initial velocities u1 and u2, u1 and u2, u सही सरम बनाना। फुल स्टॉप के बाद लिखिए एज, अच्छा नहीं, इसमें एक चीज़ और लिखनी थी, u1 एंड u2 अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये लिखना था, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, ये ले गया ना। इसका मतलब है एक ही खत के साथ मूव करना है, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। अब क्या लिखेंगे बताइए, एज u1 ग्रेटर देन u। आपने वो कर लिया काम, कल जो दिया था इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर कर लिए, जिन्होंने नहीं किया उनको बता दें इंग्लिश। इन लोगों को बता दिया, यहाँ से भी आप उन्हीं समय फिर पूछ लेना, कंप्लीट करें। एज u1 ग्रेटर देन u2, ये पता है ना, ये u1 बड़ा है u2 से, यानी u1 इसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी स्पीड से, कॉमा डालें, लिखें फर्स्ट बॉडी, कॉमा डाल के लिखें फर्स्ट बॉडी स्ट्राइक्स विद द सेकेंड वन। स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है, टकराना, स्ट्राइक्स विद द सेकेंड वन, स्ट्राइक्स विद द सेकेंड वन, इसका मतलब है दूसरी बॉडी है, इसका ये मतलब है सेकेंड वन। फुल स्टॉप के बाद लिखें, फुल स्टॉप के बाद लिखें देन THEN, टी कैपिटल होगा, देन
bodies begin to move, bodies DIES, bodies begin का मतलब है शुरू कर देना, begin to move with their THEIR, अपनी या उनकी, with their final velocities V1 and V2, फुल स्टॉप लिखे आखिरी जुमला पैराग्राफ का। लेट फर्स्ट करें F be the force, let F be the force which acts का मतलब है अमल करना, ACTS, which acts for time interval delta t, for अपनी तरफ से नहीं लफ्ज़ जोड़े, for time interval, नहीं वो फिर स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं ना कि क्या बोला समझ में, आप क्या लिखना है, for time interval delta t as shown in diagram, यहाँ से बात पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब आपने एक बहुत ही खूबसूरत सी डायग्राम बनानी है 2 मिनट में। टकराने से पहले टकराव हो गया यहाँ पर, नहीं यहाँ अकसाम टकरा गए। छोटी बड़ी डायग्राम बन जाती है और इसका ख्याल रखिएगा। अब जितनी आपने स्फीयर का साइज़ लिया है वैसे ही रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ एफ के आगे ये 1 2 है, 12 नहीं पढ़िएगा, इसको 1 2 पढ़े और इसको 2 1, 1 2 और 2 1। P1 डैश और ये हाँ P2 डैश,
सही है भाई, ठीक है, गुजारा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको ज़्यादा इसकी नोक पलक संवारी ना तो फिर ये और देखिए सूरत हाल ये समझ लें इसको कि दो बॉडीज़ हैं, पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी स्फेरिकल बॉडी का मास m2 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 उसकी u2 है, दोनों स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, इसको वन डायमेंशन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है स्ट्रेट लाइन को? वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। तो इसका इनिशियल मोमेंटम p1, मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास m1 वेलोसिटी u1 है। इसका मोमेंटम क्या होगा? m2 u2, मास इंटू वेलोसिटी। ये इनिशियल मोमेंटम है टकराने से, बिफोर कॉलिजन का मतलब है टकराव से पहले। उसके बाद क्या हुआ कि ज़ाहिर है u1 ग्रेटर है तो एक वक्त आएगा कि जाके m2 से टकरा जाएगी। जैसे ही टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी u1 से कम हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी u2 से ज़्यादा। तो टकराव के बाद क्या होगा? यहाँ पे टकराव शो किया गया है F1 अच्छा, तब बॉडीज़ आपस में टकराएंगी तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी। ये बात किसने कही? न्यूटन, तीसरा कानून याद है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जब वो बॉडीज स्ट्राइक करती है तो फर्स्ट सेकंड पे फोर्स लगाती है और सेकंड फर्स्ट पे। तो यहाँ F12 का मतलब समझ गए होगा, फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड, पहली बॉडी की फोर्स दूसरे पर, वो इस तरफ होगी। और F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट, तो सेकंड बॉडी की फोर्स इस तरफ होगी। और ये किस में ली जाएगी बताइए? माइनस में, क्योंकि याद है ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। ये एक्शन है तो दूसरा क्या होगा? रिएक्शन होगा। अच्छा देखें बहरहाल, उसके बाद क्या होगा तो हम तफसील से पढ़ चुके। इसकी वेलोसिटी u1 से कम होकर v1 हो गई तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी u2 से बढ़कर v2 हो गई तो इसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। तो इसका फाइनल मोमेंटम p1 डैश हो जाएगा m1 v1 और इसका फाइनल मोमेंटम p2 डैश क्या हो जाएगा? m2 v2। ये है सूरत हाल। अब आपने क्या करना है, हम लिखे नहीं ऐसे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मेरे साथ साथ देख लीजिए इसको। अब हमने गुज़श्ता क्लास में एक रिलेशन ड्राइव किया था, याद है आपको? मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको याद रह गया हो तो बताइए वो क्या था कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अमल करती है, फोर्स, तो वो किसके बराबर होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। याद आगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात हम प्रूफ कर चुके, जो गुज़श्ता लास्ट क्लास हुई है उसके अंदर, इसकी वीडियो भी मौजूद है। अब ये बताइए यहाँ पर जो F12 फोर्स है, इसको देख के बताओ और से, ये फोर्स है फर्स्ट बॉडी की, किस पर अमल कर रही है? सेकंड पे। अगर इस फार्मूले को हम इस तरह से लिखें F12 यानी फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, तो किसका मोमेंटम चेंज होगा? पहली का या दूसरी का? किसका मोमेंटम चेंज करेगी ये फोर्स? दूसरी का चेंज करेगी। तो डेल्टा पी के साथ क्या आ जाएगा? 2। इस तरह F21, अगर आप समझ गए बात, F21 बताइए क्या होगा, बोलिए। अब ये भी बराबर है किसके? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के, सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि फोर्स है सेकंड बॉडी की किस पर? फर्स्ट पर। तो किसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा? फर्स्ट का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। तो समझे ना बात को? बस इतना याद रखना कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो फोर्स जिस बॉडी पर लगती है उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। अब F21 फोर्स जो है फर्स्ट बॉडी पर है तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। नहीं समझे बात को? बाकी तफसीलात उस वीडियो में मौजूद है। अब इन दोनों कीमतों को यहाँ पुट करना है आपने ऊपर। हाँ, के दिया ना इसको, के अलग थलग नाम दिया है, पुटिंग इन इक्वेशन के ऊपर एरो लगाया, एरो ना भी लगाएं क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो लेके चलते नहीं है वैसे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर के, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे से बात कर रहे हैं, एरो लगाना ज़रूरी और फिर यहाँ पे भी लगाना पड़ता है, मसला ये, ठीक है ना? तो आप बगैर एरो की लिख दें तो क्या आ जाएगा? F12 की डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी माइनस F21 की जगह क्या आएगा? डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी। मेरे साथ साथ लिख दें, डेल्टा टी से कट गया तो डेल्टा P2 चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। अब यहाँ पे एक बात और आखिरी याद रखनी है, टाइम तो दोनों तरफ से साफ़ हो गया अपन में। F12 की जगह डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी आया, F21 की जगह डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी आया, यहाँ लिखा हुआ ऊपर। तो डेल्टा टी से काट सकते हैं, रूल है मैथ का।
अपॉन वाली रकमें डिनोमिनेटर में कट सकती हैं दोनों तरफ, तो ऊपर बचेगा डेल्टा P2 और यहाँ बचेगा डेल्टा P1 माइनस साइन के साथ। अब बताइए जो डेल्टा P1 है ये कौन है? आखिरी पॉइंट के बाद इसका प्रूफ आ जाएगा। व्हाट इज डेल्टा P1? दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। किसका मोमेंटम है ये? फर्स्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम। आइए और करें, आप में से कोई बता सकता है, बल्कि बताना चाहिए कि फर्स्ट बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम है किसके बराबर होगा? फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। ऐसे ही है ना, जो पहला जिसमें उसके फाइनल मोमेंटम में से उसका इनिशियल मोमेंटम निकाल देंगे तो फर्स्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। इस तरह बताओ डेल्टा P2 किसके बराबर होगा? ये सेकंड बॉडी का चेंज इन मोमेंटम है, ये बराबर होगा सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस सेकंड बॉडी का, तो इसके फाइनल में से इनिशियल निकाल देंगे तो इसका चेंज निकल आएगा। नहीं समझे बात को? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा P2 की जगह क्या पुट करेंगे? बोलिए। डेल्टा P2 की जगह आएगा P2 डैश माइनस P2, यानी सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। ये माइनस के बाद ब्रैकेट डालना नहीं भूलिएगा। डेल्टा P1 चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। नहीं, P2 डैश माइनस P2, और हमेशा फाइनल में से इनिशियल को निकालते हैं, तो डैश वाला फाइनल है और बगैर डैश वाला इनिशियल। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब जगह में मिटाना नहीं चाहता एक्चुअली, तो P2 डैश माइनस P2 तो अपनी जगह मिटाना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, वरना इसके बगैर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ P2 डैश माइनस P2 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे माइनस माइनस से ओपन करें, इसका प्लस है, माइनस प्लस माइनस P1 डैश, फिर माइनस माइनस प्लस P1, माइनस से आपने इसको ओपन कर दिया। अब P1 बगैर डैश वाली रकमें एक तरफ कर लें और डैश वाली रकमों को एक तरफ, तो देखिए क्या करें अब आप, ये माइनस का जो P2 है इसको उधर भेज दें और माइनस का P1 डैश इधर भेज दें, तो देखिए क्या होगा, P2 डैश पहले से मौजूद है, माइनस का P1 डैश यहाँ के किस में हो जाएगा? प्लस P1 डैश, और यहाँ पहले से P1 मौजूद है प्लस का, और माइनस P2 में आ जाके प्लस P2, साइड चेंज कर दें। जब साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, P1 प्लस P2 को, और ये रकम राइट पे लिख दें P2 डैश प्लस P1, तो इसमें भी आप चाहें तो P1 डैश पहले और P2 डैश बाद में। बताएं ये कौन है? क्या ये टोटल इनिशियल मोमेंटम नहीं है? और ये कौन है टोटल? भूल गए। P1 प्लस P2 का मतलब कौन है? इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इनिशियल मोमेंटम निकलेगा टकराने से पहले, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, P1 डैश प्लस, तो ये टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। तो कानून यही तो है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के, और ये आ चुका है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहा, तो यही तो कानून है, तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे। लेकिन इसको हम एक शक्ल दे के छोड़ेंगे ताकि उसको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सकें। वो शक्ल क्या होगी? कानून प्रूव हो चुका है, हाँ नहीं, उसको मास और वेलोसिटी की शक्ल में लिखना है। P1 P2 P1 डैश P2 डैश चारों के फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे। P1 की जगह क्या आएगा बोलिए? U1, P2 की जगह M2 U2, P1 डैश की जगह M1 V1, P2 डैश की जगह M2 V2। तो इस कानून को ऐसे भी लिखा जाता है मास और वेलोसिटी की शक्ल में। तो दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस प्रूव्स, बस हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाहर क्यों खड़ी है? ठीक है भाई, प्रूव हो गया। थैंक यू।